हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम मनोहर पवार है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा पर। तो मेरे चैनल का नाम जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा है। आप सभी से ये प्रार्थना है, विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज से हम एक प्रश्न सीरीज चलाने वाले हैं, क्वेश्चन सीरीज, जो बहुत ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम मनोहर पवार है। मैं आदर्श गायत्री बाल विकास माध्यमिक विद्यालय चोपड़ा में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो आज से हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की बुक, सामाजिक राजनीतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय के बारे में, भारतीय संविधान। चलो तो इसके बारे में एक एक पॉइंट हम पढ़ते जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है, बहुत शानदार है। तो इसका आपको अध्ययन करना बोर्ड से पहले बहुत ज़रूरी है। ये आपको बूस्टअप प्रदान करेगा, तुरंत ग्लूकोज का काम करेगा और एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करने में आपका हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं अपने एक एक पॉइंट की ओर। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश पर शासन करने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। ये जो संविधान होता है एक लिखित दस्तावेज होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी राष्ट्र का, जिसमें किसी देश पर। अगला प्रश्न आपका बनता है, मौलिक अधिकारों का लाभ या विशेषताएं बताइए। तो मौलिक अधिकारों की क्या विशेषता है और क्या इसमें महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है आपका समझना। सबसे पहले मौलिक अधिकार गलत परंपराओं, कुरीतियों, छुआछूत पर रोक लगाती है। दूसरा है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का रोक लगाती है, मौलिक अधिकार लगाते हैं। तीसरा, कोई भी समाज या सरकार शोषण को बढ़ावा नहीं दे सकता है। निर्भीक होकर जीने का अधिकार, ये क्या है, इसको भी जो मौलिक अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है ना। किसी प्रकार की जो छुआछूत है, धर्म, जाति, लिंग, इन सभी के आधार पर इन बाध्यताओं को दूर करके एक सद्भावना युक्त समाज को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता, निर्भीक होकर सभी नागरिक समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट आदि के माध्यम से सरकार और सरकार के कार्यों और विभिन्न मामलों में अपनी राय दे सकता है। कला के प्रयोग के द्वारा रचनात्मकता की अभिव्यक्ति दे सकता है, जिसकी सीमाएं वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता है और हिंसा नहीं भड़का सकता है। ऐसी स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति अर्थात शांतिपूर्ण युग से एक सभा करना, सम्मेलन बुलाना या किसी प्रकार की कोई अपनी बात प्रस्तुत करना, ये अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता का अधिकार के तहत। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई समस्या खड़ी कर देता है ना, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, या फिर दंगा फसाद कर देता है, तो वो खतरनाक है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको नहीं है, प्रदान नहीं है। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है ना, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन, मीडिया, किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न आपका, शोषण क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को दो प्रावधान बताइए। किसी व्यक्ति की मेहनत एवं स्थिति का गलत लाभ उठाना और उसके परिश्रम का उचित मजदूरी न देना या मौलिक अधिकारों का हनन करना ही शोषण है। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, उनसे बेगार के रूप में कार्य करवा देना या फिर उनका जबरन है ना काम करवा देना और मेहनत बहुत कम देना और गलत जो अपना फायदा उठा देते हैं लोग, वो शोषण होता है। वही शोषण किसी व्यक्ति का हो सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के दो प्रावधान निम्नलिखित बताइए। निम्नलिखित है, शोषण के अंतर्गत व्यक्तियों को खरीदने और बेचने पर रोक है। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न, तो आपका शोषण के विरुद्ध के अधिकार में निम्न अधिकार शामिल हो सकते हैं। पहला तो इंसान की खरीद पर, बिक्री पर रोक है ना, इंसान को नहीं बेच सकते हैं। बेगार तथा बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी, ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। अगला प्रश्न और अगला है पॉइंट, जबरदस्ती और खतरनाक काम नहीं करवाए जा सकते। ये है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में सम्मिलित उपबंध। 14 वर्ष से कम आयु बच्चों की मजदूरी भी नहीं करवाई जा सकती। ये सारे शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारतीय आम जन को प्राप्त हैं, प्रदत्त हैं।
अगला आपका प्रश्न बन रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकारों में क्यों शामिल किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार में क्यों शामिल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकारों में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों से वंचित न किया जा सके, किसी की कमजोर स्थिति का फायदा नहीं उठाया जाए, अर्थात किसी प्रकार की किसी के सामने, किसी भारतीय नागरिक के सामने समस्या खड़ी नहीं हो, उनको किसी परिस्थिति है ना दुखद घटनाओं का सामना न करना पड़े। अगला प्रश्न आपका, अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं, आप क्या अभिप्राय है? वो धर्म या समुदाय या भाषा के आधार पर वे लोग जिनकी संख्या किसी विशेष क्षेत्र में या राज्य में कम हो, अर्थात भाषा के आधार पर दूसरे धर्मों से, दूसरे समुदायों से आनुपातिक रूप से कम हो, उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक, है ना, माइनॉरिटी कैटेगरी में डाला गया है भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न आपका, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो आपका मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के द्वारा नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात संपूर्ण रूप से अगर कोई नागरिकों का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर के संवैधानिक उपचार की स्वतंत्रता के तहत, है ना, 5 जो रिट होती है वो लगा सकता है, और उनका है जो भारत सरकार से न्याय की गुहार लगा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पर्चा, बहुत सारे ऐसी रिटें हैं जिसके द्वारा वो अपना न्याय मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। अगला प्रश्न आपका, मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य क्या है? किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करो। प्रत्येक नागरिक के राष्ट्र या नैतिकता के प्रति कुछ मूलभूत कर्तव्य होते हैं, उन्हें हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। हमारी ड्यूटीज क्या है भारत सरकार के तहत, हमारे देश के प्रति, इसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य, है ना, पूरक है संविधान के, जो संविधान द्वारा प्रदत्त भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये है जो आपके पूरक है। अर्थात अगर हमें संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए, मूल अधिकार दिए गए, तो हमें मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। तो ये मौलिक कर्तव्य आपके इसमें 4 पूछा गया है परीक्षा में, सारे भी पूछे जा सकते, बहुत सारे पूछे जा सकते, देख सकते हैं आप, कुछ भी पूछा जा सकता है, कितने भी। पहला है मौलिक कर्तव्य संविधान के नियमों का पालन करना, सभी नागरिकों को ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और सुरक्षा बनाए रखना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय जनता को, है ना, पालन करना चाहिए उनका, है ना, भारतीय जनता द्वारा उनका पालन। जैसे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। देश की रक्षा करने के लिए आह्वान किए जाने पर, है ना, आदमी को जाना चाहिए, व्यक्ति को। भारत के सभी लोगों में समर्थता, सम्मान, भातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे, है ना। और एक मोस्ट है 6 से 11 जो मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 51 क में जोड़े गए। आपका छठा 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य, पहले 10 थे मूल संविधान में, अब 11 जोड़ दिए गए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, है ना, उसके अभिभावक द्वारा, उसके परिचायक द्वारा, उनको जो भी रख रहा है उनके द्वारा शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना, है ना, गार्जियन के द्वारा बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, अर्थात स्कूलों में प्रवेश करवाना, निःशुल्क शिक्षा है। तो ये अधिकार सरकार द्वारा, ये जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय जनता को दिया गया, है ना, इनका पालन भी हमें करना चाहिए, बहुत जरूरी है देश की सुरक्षा और देश की विकास के लिए, प्रगति के लिए, है ना, बहुत जरूरी है। शिक्षा का स्तर बढ़ना बहुत जरूरी है, साक्षरता दर बढ़ेगी तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना, हर प्रकार से। तो ये मेरे द्वारा आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया, और आपको कैसा लगा लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक शेयर तो करना ही है आपको, है ना, जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।